हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जितनी भी आपकी घटनाएं घटित हुई हैं आपके 1885 से लेके 1947 तक, सभी घटनाएं आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगी, विस्तार से भी देखने को मिलेंगी। और जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन पर भी आपका फोकस करते हुए हम लोग यहाँ पर चलेंगे। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो यकीनन है कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना, वहाँ से मतलब जितने भी क्वेश्चन बनना है वो सब आपको यहीं से देखने को आपको मिल जाएंगे। एक अलग से हम आपको पार्ट बना देंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, तो उससे अपना टेस्ट पेपर भी आप लोग लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक भी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर देखो दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और आंदोलन का प्रथम चरण जिसे उदारवादी युग, है ना, कब से कब, तो आप कहेंगे 1885 से लेके 1905 का जो समय है ये उदारवादी युग है। तो यहाँ पर पहली घटना आपकी घटित होती है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण की शुरुआत 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से हुई। इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना कब हुई, है ना, तो आप कहेंगे 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पर? तो आपके बम्बई में जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय है वहाँ पर हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला पॉइंट दिया गया है कि इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। एवो हुम इसके क्या थे? सचिव थे। कांग्रेस की स्थापना का श्रेय अंग्रेज सेवानिवृत्त अधिकारी ऑक्टेवियन ह्यूम को दिया जाता है। तो कभी क्वेश्चन पूछे कि जो कांग्रेस की स्थापना का श्रेय है वो किसको जाता है, तो याद रखिएगा ऑक्टेवियन ह्यूम को जाता है। आते हैं, अगला घटना आपकी आती है जो कि आंदोलन का द्वितीय चरण, क्रांतिकारी युग 1905 से लेके 1919। तो यहाँ पर देखिएगा बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय आदि कांग्रेस के प्रमुख उग्रवादी नेता थे। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें उग्रवादी नेता कौन है, तो कहेंगे बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, ये कांग्रेस के उग्रवादी नेता थे। यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे बहुत आईएमपी है कि भारत में उग्रवाद के उदय का श्रेय जो जाता है किसको जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखा जाए तो तिलक ने गणपत महोत्सव, शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया। स्वराज, है ना, यहाँ पर देख सकते हैं स्वराज कामा स्वदेशी कामा बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम तिलक ने ही दिया था। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरण में लाल बाल पाल ये तीन प्रमुख स्तंभ आपके रहे हैं। याद रखिएगा लाल बाल पाल, है ना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि आंदोलन के इस चरण में क्रांतिकारी आतंकवाद के प्रमुख केंद्र कौन थे, तो बंगाल, पंजाब और आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कि इस चरण में क्रांतिकारियों ने तिलक द्वारा बताए गए मार्ग को अपना आदर्श घोषित किया। अर्थात तिलक ने यहाँ पर उग्रवाद का, है ना, यहाँ पर देखा जाए श्रेय है। तो कहीं ना कहीं जो आपके जो तिलक ने अपना मार्ग बताया उसी को सबने आदर्श माना और उन्हीं के राह में सभी लोग चलने लगे। यहाँ पर याद रखिएगा कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपके बाल लाल पाल हैं, है ना, इनका तीनों नाम पूछ लेता है। आप कहेंगे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, है ना, ये तीनों नाम आपको याद रखना है। आते हैं, अगली घटना आती है बंगाल विभाजन 1905। तो बंगाल में राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा किया। वहीं पर देखा जाए तो आपके 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का निर्णय प्रभावी हो गया। बंगाल विभाजन के विरोध में कांग्रेस ने 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की क्या कर दिया? घोषणा किया और बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया। यहाँ पर देखिए ये जो डेट आपको याद रखना है, जो आपका 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन निर्णय हुआ। वहीं पर देखा जाए तो आपके 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय क्या हो गया? प्रभावी हो गया। अगली डेट याद रखना है कि बंगाल विभाजन के विरोध में कांग्रेस ने क्या किया? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की, ठीक है ना, और बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष ने पूरे देश में फैलाया। तो याद रखिएगा कि जो स्वदेशी आंदोलन है, बहिष्कार है,
इसका पूरे भारत में किसने फैलाया? तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष ने पूरे देश में फैलाया। अगला पॉइंट यहाँ पर देखो दिया गया है कि बहिष्कार आंदोलन के अंतर्गत न केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, अपितु स्कूलों, अदालतों, उपाधियों और सरकारी नौकरी आदि का भी बहिष्कार किया गया था। स्वदेशी आंदोलन में स्कूली छात्रों की सर्वाधिक प्रतिभागिता जो आपकी है प्रतिभा देखी गई। मतलब देखा जाए तो सरकारी जो आपका ये स्वदेशी आंदोलन हुआ था तो स्कूल के छात्र ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इस आंदोलन में यहाँ पर अपनी सक्रियता बनाए रखी। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि अंततः 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा। तो क्वेश्चन पूछे कि बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? तो 1900 याद रखिए 11 को दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा। आते हैं अगली घटना आती है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में आयोजित एक बैठक में नवाब वकार उल मुल्क की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपके आगा खां थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है कि पहली जो आपकी कह सकते हैं बैठक हुई थी वो आपके ढाका में हुई थी और याद रखिएगा कि ये जो आपका आयोजित हुआ था 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपके आगा खां थे। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ और ये कहाँ पर? पाकिस्तान के कराची में हुआ था। कहाँ पर? पाकिस्तान के कराची में हुआ था 1907 का मुस्लिम लीग का वार्षिक जो आपका अधिवेशन है। क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि 1906 में लखनऊ समझौते के पश्चात कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने एक ही मंच पर कार्य करने का फैसला लिया। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपका आ गया है कौन सा? 1907, जो कि यहाँ पर कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। राष्ट्रीय आंदोलन की उग्रता के साथ साथ कांग्रेस के उदारवादी जैसे कि दादा भाई नौरोजी हैं, है ना, ये आपके उदारवादियों में आते हैं, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, और उग्रवादियों में लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, साथ में बाल गंगाधर तिलक के जो मध्य मतभेद था, है ना, वो व्यापक होते जा रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो गुटों में बट गया था। तो आप कहेंगे जो आपका नरम दल है या गरम दल है या उदारवादी और उग्रवादी, ये दो गुट आपके बने थे कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में। हमने आपको बताया था ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, किसी की सूरत ना लगे तो उससे दूरियां बना लेते हैं। तो आप कहेंगे सात से सूरत और सात से क्या हो गया? सात। 1907 में ये क्या हो गए? अलग हो गए। फिर आती है अगली घटना लखनऊ पैक्ट 1916, जो कि इस कह सकते हैं जो लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। और यहाँ पर देख सकते हैं मुस्लिम लीग और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में यह योजना क्या हो गई? स्वीकृति हो गई। लखनऊ अधिवेशन में हुए जो गरम दल है, नरम दल में क्या हो गया? पुनर्मिलन की प्रक्रिया हो गई, जिसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का महत्वपूर्ण योगदान था। कभी पूछे कि जो लखनऊ पैक्ट हुआ था इसमें से जो कांग्रेस के जो नरम दल और गरम दल थे तो इनको मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी घटी? तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण योगदान रहा था। वहीं पर देखा जाए लखनऊ पैक्ट द्वारा कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। मतलब ये 1916 का जो अधिवेशन हुआ उसमें एक घटना हुई कि लखनऊ पैक्ट में जो पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया, जो कि कालांतर में कांग्रेस की ये सबसे बड़ी भूल हो गई, है ना। ये क्वेश्चन पूछेगा, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कामागाटू मारू एक घटना घटित होती है, ये 1914 में घटित होती है कि कामागाटा मारू जो नामक एक जहाज था। याद रखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा आपका है क्या, तो कामागाटा मारू नामक जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया। इस जहाज को कनाडा में प्रवेश नहीं मिला। मतलब ये लोग जब कनाडा गए तो इस जहाज को कनाडा में प्रवेश नहीं मिला। अंततः 351 यात्रियों के साथ यह जहाज भारत आया और हुगली के बजबज बंदरगाह पर पहुंचा। यहाँ भी तलाशी हुई और संघर्ष हुआ, जिसमें 18 यात्री मारे गए। इस प्रकरण के अंतर्गत 1914 ईस्वी में भारतीयों के कनाडा प्रवेश को लेकर कुछ भारतीयों पर लगे प्रतिबंधों के विरुद्ध क्या हो गया? आंदोलन हो गया। तो याद रखिएगा आंदोलन के नेताओं ने शोर कमेटी की स्थापना की। तो दो तीन पॉइंट आपको यहाँ से ये बनेगा कि कामागाटो जो घटना है, कामागाटा मारू घटना है, ये क्या है? एक जहाज है। और यहाँ पर इनकी बात भी पूछेगा, बाबा गुरुदत्त की पूछेगा। कहाँ पर इनको प्रवेश नहीं मिला? तो कनाडा में प्रवेश नहीं मिला था। जब ये वापस आया तो कहाँ पर आया था? तो हुगली के बजबज बंदरगाह पर आया था, है ना। यहाँ पर संघर्ष हुआ और 18 यात्री मारे गए थे, याद रखिएगा। और इसी घटना के तहत याद रखिए एक कमेटी की स्थापना हुई, शोर कमेटी की स्थापना हुई।
आते हैं नेक्स्ट घटना में। अगली घटना आ गई है होम रूल लीग, जो कि 1916। सर्वप्रथम आयरलैंड में आयरिश नेता रेडमंड के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई। याद रखिएगा कि जो होम रूल लीग है अपने भारत में भी स्थापना हुई है, लेकिन सर्वप्रथम कहाँ हुई है उसको देखिएगा। तो सर्वप्रथम आयरलैंड में आयरिश नेता रेडमंड के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई। एनी बेसेंट के प्रयासों से वैधानिक उपायों द्वारा स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत में होम रूल की स्थापना हुई, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में भी होम रूल की स्थापना हुई और इसमें एक श्रेय किसको जाता है, तो याद रखिए 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक द्वारा महाराष्ट्र, है ना, होम रूल लीग की स्थापना की गई, जिसका केंद्र था पुणे था, याद रखिएगा, है ना। तो ये भी याद रखना है कि अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में जो पुणे है वहाँ पर क्या किया, होम रूल की स्थापना की। वहीं पर सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना हुई। तो इसका मतलब ये है, अगर पूछे कि बाल गंगाधर तिलक ने पहले किया था कहाँ पर, महाराष्ट्र के पुणे में, वहीं पर एनी बेसेंट ने यहाँ पर अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किया, है ना। तो आप कहेंगे सर सितंबर 1916 में। दोनों चीज़ आपको याद रखना है। आते हैं अगला पॉइंट आता है कि आंदोलन का जो तृतीय चरण आपको आ गया है, जिसमें से हम लोग गांधी युग, है ना, जो कि 1919 से लेके 1947 तक आपको पढ़ना है। देखो यहाँ पर दिया है कि महात्मा गांधी की पढ़ाई श्यामलाल, क्या दिया है, श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर में संपन्न हुई। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन में जिन तकनीकों का प्रयोग किया उसमें सत्याग्रह एवं अहिंसा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर है। देख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। 1906 में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर अवज्ञा आंदोलन जो आपका है प्रारंभ किया, जिसे सत्याग्रह यहाँ पर नाम दिया गया था। गांधी जी के बारे में आपको अलग से डिटेल से आपको यहाँ पर मिलेगा, है ना। उनके जन्म से रिलेटेड, उनके पूरे पारिवारिक से संबंधित, उनकी डिग्री हो गया, ये जो आपके कह सकते हैं गए थे दक्षिण अफ्रीका, वो सब चीज़ आपको डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में जो आपका गांधी जी से मिलेगा वो स्पेशल आपको मिलेगा। यहाँ पर जो घटनाक्रम है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग जो जरूरी है वो हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। बाकी जो कुछ क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिएगा 1906 ईस्वी में महात्मा गांधी, है ना, 1906 के पश्चात गांधी जी ने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे सत्याग्रह नाम दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए फिनिक्स जो आपका है आश्रम, है ना, फिनिक्स फार्म, ये 1904 में, और टॉल स्टाई फार्म 1910 में की स्थापना इन्होंने किया। तो ये क्वेश्चन पूछेगा फिनिक्स स्थापना कब हुई थी, 1904 में। टॉल स्टाई की स्थापना कब हुई थी, तो 1910 में इन्होंने किया था। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है कि गांधी जी ने अपने सामाजिक आदर्शों का उल्लेख अपनी पुस्तक हिंद स्वराज, जो कि 1909 में यहाँ पर किया है। तो याद रखिएगा अपने सामाजिक जो आदर्श हैं इसका उल्लेख किसमें किया है, तो इनकी पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज, जो कि 1909 में लिखी गई थी। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो याद रखिएगा इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र किसका है, तो आप कहेंगे महात्मा गांधी का है। कहाँ पर प्रचार प्रसार किया, तो आपके दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी की एक अन्य पुस्तक का नाम है एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, मतलब सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अगला है कि 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद, है ना, कब गए थे, 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 के, है ना, प्रारंभ में भारत लौटे। मतलब ये गए थे आपके 1893 में और इसके बाद आए थे आपके 1915 में। तो जब ये 1893 में दक्षिण अफ्रीका के पीटर्सबर्ग में रेलवे स्टेशन से जब जा रहे थे, तो भैया पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन से गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था, है ना, क्योंकि काले गोरे की वजह से, है ना। तो यहाँ पर मतलब इनको पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन से इनको फेंक दिया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत वापस आने के बाद सर्वप्रथम वो अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। मतलब ये घटना आपके यहाँ से हो जाती है। इसके विरुद्ध इन्होंने काफ़ी संघर्ष भी किया, काफ़ी सत्याग्रह भी चलाए। उसके बाद जब समय पीरियड पूरा हुआ तो ये क्या हुआ, जब भारत वापस आए तो भारत वापस आने के बाद सर्वप्रथम वो अपने राजनीतिक गुरु, याद रखिएगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले ने गांधी जी को आदेश दिया कि वह भारत में 1 वर्ष कान खोलकर, है ना, और मुंह बंद कर करके भ्रमण करें। मतलब ये है कि जब 1915 में यहाँ पर महात्मा गांधी आए और अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिले, तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ 1 साल क्या करिए, कान खोल कर, है ना, सब सुनते जाइए और मुंह बंद करके, है ना, पूरा भ्रमण करिएगा। आपको न लड़ाई झगड़ा की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला पॉइंट आपका आता है कि वायसराय
लॉर्ड लिनलिथगो ने महात्मा गांधी को राजनीतिक फिरौती कहा? क्वेश्चन पूछे कि महात्मा गांधी को राजनीतिक फिरौती किसने कहा, तो आपके लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने गांधी को अधनंगे फकीर की संज्ञा दिया, तो अधनंगा फकीर किसने कहा है, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा है, जो कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि चर्चिल ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी के रिहाई के संबंध में कहा था कि जब हम हर जगह जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। ये किसने कहा, तो आपके चर्चिल ने कहा था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर आते हैं कि 1944 में महात्मा गांधी के 75वें जन्मदिवस पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने लिखा था, आने वाली नस्लें शायद मुश्किल से ही विश्वास करेंगी कि हार्ड मांस से बना हुआ कोई ऐसा व्यक्ति भी धरती पर चलता फिरता था। मतलब देखा जाए तो महात्मा गांधी हर जगह टांग अड़ा देते थे, अर्थात कहीं भी अगर गलत होता था तो गांधी जी वहाँ पर टांग अड़ा देते थे, तो अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। तो उनमें से देखा जाए तो आपके जो अल्बर्ट आइंस्टीन हैं, इनके 75वें जन्मदिन पर एक शब्द कहा है ना, क्योंकि गांधी जी दुबले पतले थे ही थे, तो कहा कि आने वाली जो नस्लें हैं शायद ही मुश्किल से विश्वास करेंगे कि जो वही दुबला पतला हार्ड मांस से बना हुआ एक ऐसा व्यक्ति है जो धरती पर चलता फिरता भी है ना। तो ये आपके अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कब दिया था, तो महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण 1916 ईस्वी में वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। हमने कहा भी था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का जो श्रेय है किसको जाता है, तो आपके महात्मा गांधी को जाता है। हमने यूपी जीके में आपको पढ़ाया भी है। अगला पॉइंट आता है, महात्मा गांधी ने 1915 में अहमदाबाद नगर के बाहर साबरमती आश्रम की स्थापना किया। यहाँ पर देखिएगा कि साबरमती आश्रम से लेकर काफ़ी आपको दिक्कतें होती हैं। याद रखिए जब एक साल वो घूमे थे है ना, जब 1915 में आए तो एक साल जब घूमे थे तो यहाँ पर जब स्थापना किए साबरमती आश्रम, तो इसका नाम साबरमती आश्रम नहीं था, ठीक है, साबरमती आश्रम नहीं था, तो इसलिए आपको यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। अगला पॉइंट दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 के समय महात्मा गांधी कलकत्ता के नोआखली में आपके थे। याद रखिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता जब 15 अगस्त 1947 आया तो उस समय महात्मा गांधी कलकत्ता के नोआखली में आपके थे। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है कि वायसराय माउंटबेटन ने गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा दिया। तो याद रखिएगा यहाँ पर फिर से गांधी को एक नई संज्ञा मिलती है, एक नया नाम मिलता है, वन मैन बाउंड्री फोर्स। किसने कहा था, तो माउंटबेटन ने कहा था। महात्मा गांधी ने यरवरदा जेल को मंदिर कहा था। कभी ये भी क्वेश्चन पूछे कि भैया यरवरदा जो जेल है ना, इसको मंदिर कहा था किसने, महात्मा गांधी ने कहा था। आते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट आता है कि महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन कर्नाटक का जो बेलगांव अधिवेशन है 1924 की अध्यक्षता की। तो आपसे ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 100% बनता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कितने अधिवेशन में अध्यक्षता किया, तो आप कहेंगे मात्र एक अधिवेशन में अध्यक्षता किया था, वो भी कौन सा है, तो कर्नाटक का जो बेलगांव अधिवेशन है 1924 में। महात्मा गांधी देख सकते हैं कि महात्मा गांधी का कहना था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है ना। मतलब अगर विदेशी जो वस्त्र वगैरह है अगर उनको बर्बाद किया जाए या उनको ना पहना जाए, बहिष्कार किया जाए, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी ठेस उनको पहुँचेगी लोगों को, या जो आपके अंग्रेज लोग हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा व्यवहार आपका यही है कि उनकी क्या करें, बर्बादी करें। महात्मा गांधी की मृत्यु के पश्चात जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछता है जब महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई तो ये शब्द किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, तो आपकी किसने, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, चंपारण सत्याग्रह 1917। बाकी हमने कहा है कि गांधी जी के बारे में अलग से आपको और अच्छी डिटेल से आपको पढ़ने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर देखिएगा सत्याग्रह आंदोलन है कौन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन या लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल से महात्मा गांधी से मिले। मतलब क्या हुआ कि जब 1916 का लखनऊ अधिवेशन था तो वहाँ पर याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल नाम के एक व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी से मिले, है ना, और मिलकर चंपारण के जो किसान थे उनकी दुर्दशा बताया। तो 1917 में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग बिहार के चंपारण जिला में किया। यहाँ नील की खेती करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिक बहुत अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी ज़मीन के कम से कम 3/20 भाग पर अर्थात यहाँ पर खेती करने के लिए, वो भी नील की खेती करने के लिए कहते थे, जिसे तिनखटिया प्रणाली कहते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं मालिकों द्वारा तय दाम पर बेचना भी पड़ता था। बड़ी दिक्कत थी। एक तो देखा जाए खेत खराब होता है, जब नील की खेती होती है तो नील की खेती वाला जो खेत होता है वो ख़राब होने लगता है, और उसमें भी देखा जाए अंग्रेज़ों के दबाव से कम 3/20 भाग पर नील की खेती भी करना है, और मालिकों द्वारा देखा जाए तो जो दाम है वो भी आपको तय करेंगे तो वो बेच पाएंगे, है ना। तो भैया देखा जाए तो इस आंदोलन के कारण सरकार को पीछे हटना पड़ा।
है ना, और किसानों के हक में फैसला हुआ। अर्थात जब गांधी जी आए तो यहाँ पर आंदोलन छेड़ दिया, और इसके बाद यहाँ पर देखा जाए इस आंदोलन में सरकार जो आपकी थी, है ना, यहाँ पर अंग्रेज सरकार वो पीछे हटी और किसानों के हक में यहाँ पर फैसला हुआ। और इस सत्याग्रह के सफल होने के पश्चात रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी। तो क्वेश्चन ये बनता है कि भैया महात्मा गांधी को जो आपके महात्मा का जो उपाधि है वो किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, याद रखिएगा। अगला है कि एन.जी. रंगा ने चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का विरोध किया। तो भैया देखा जाए तो सब सपोर्ट में थे, लेकिन एक व्यक्ति हैं एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा ने चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को क्या किया था? विरोध किया था। आते हैं अगली घटना में। अगली घटना आ गई है किसकी? अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। तो भैया इसके पहले क्या हुआ कि यहाँ पर प्लेग बीमारी आ गई थी, और प्लेग बीमारी आ गई थी तो जो लोग थे वो आपके अपने घरों को भागने लगे थे। तो कंपनी के मालिक ने लालच दिया कि हम आपको बोनस देंगे, है ना, आपको पैसे तो देंगे ही देंगे, है ना, और आपको बोनस भी आपको देंगे। और जब प्लेग ख़त्म हो गया तो वो बोनस देने से उन्होंने मना कर दिया। तो भैया यहाँ पर देखा जाए उसी में क्या हो गया, थोड़ा सा छेड़खानी हो गई और एक आंदोलन का रूप हो गया। देख सकते हैं 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मालिकों और मजदूरों के बीच चल रहे विवाद में हस्तक्षेप किया। 21 दिन की हड़ताल के बाद मिल मालिकों ने 35% मजदूरी बढ़ानी स्वीकार किया। हमने बताया कि यहाँ पर प्लेग की वजह से क्या हो गए थे, लोग ही नहीं रह गए थे, तो उनको लालच देने के लिए उनको रख लिया। जब प्लेग खत्म हुआ तो कह रहे हैं अब हम आपको नहीं देंगे, तो वही बोनस दिलाने के लिए यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने क्या किया, एक आंदोलन खड़ा किया। और यहाँ पर देखा जाए तो भैया 21 दिन का बड़ा हड़ताल था, गांधी जी भूख हड़ताल भी किए थे यहाँ पर, और काफ़ी बड़ा ये आपका कह सकते हैं हड़ताल आपका रहा था। आते हैं अगला पॉइंट में। पॉइंट दिया गया है कि खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले में, है ना, जो फसल थी वो चौपट हो जाने पर सरकार द्वारा छूट दिए जाने के कारण किसानों को समर्थन किया। यहाँ पर देख सकते हैं सरकार ने आदेश दिया कि लगान उन्हीं किसानों से वसूला जाए जो इसका भुगतान कर सकते हैं। मतलब ये हुआ था कि यहाँ पर फसल चौपट हो गई थी, सूखा आ गया था जिससे फसल हो नहीं पाई थी, और अंग्रेज सभी से क्या कर रहे थे, सभी से वसूल रहे थे जो आपके टैक्स होता है। लेकिन जो जिनके पास हुआ ही नहीं तो वो कैसे देंगे, तो उसी में बड़ी समस्या आ गई। तो इसमें क्या हुआ, आंदोलन हुआ, गांधी जी ने इनमें समर्थन किया, और इसके बाद सरकार ने मजबूरन आदेश दिया कि हम लगान उन्हीं किसानों से लेंगे, है ना, जो इसका भुगतान कर सकते हैं, सभी से नहीं लिया जाएगा। आते हैं अगला पॉइंट आता है। अगला पॉइंट आ गया है रॉलेट एक्ट 1919। वायसराय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के समय में 1918 ईस्वी में गठित सर सिडनी रॉलेट समिति की सिफारिश के आधार पर फरवरी 1919 में केंद्रीय विधान परिषद द्वारा, किसके द्वारा, केंद्रीय विधान परिषद द्वारा एक विधेयक पारित किया गया जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। तो जो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, ये क्या था कि भैया किसी भी व्यक्ति पर, है ना, जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर देती थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए भारतीय जनता ने इसको क्या कहा, काला कानून कहा। बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहकर इसकी आलोचना किया। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 में किया था। तो याद रखिएगा, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह कब किया था? 6 अप्रैल 1919 को किया था। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट दिया गया है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसकी घटना कब हुई? तो आपके 1919 में हुई, रॉलेट एक्ट के विरोध में, है ना। उधर देखो रॉलेट एक्ट आपका हो रहा था, और कहीं ना कहीं इसलिए हो रहा था क्योंकि वहाँ पर जो कानून आया था वो बहुत गलत था, क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों की बहुत सहायता किया था जब वहाँ से वापस आए थे, है ना। और देखा जाए तो आपके प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए, है ना, गांधी जी ने भारतीय लोगों से बहुत प्रोत्साहित किया था। तो यहाँ पर क्या हुआ, भारतीय लोग गए थे प्रथम विश्व युद्ध में, है ना। और इसके बाद क्या हुआ कि कुछ निर्णय आपके लेना था या कुछ उनके हक के लिए होना था, वो कुछ नहीं हुआ। बाकी उसकी जस्ट बाद देखा जाए तो जलियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ पर हो गया, क्योंकि पहला जो आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 तक के हुआ था। तो जो ये युद्ध हुआ, उसके युद्ध के बाद आपको क्या मिला, उसका यहाँ पर फल मिला ये कि भैया रॉलेट एक्ट आ गया 1919 में, है ना, जो कि सबसे बड़ा यहाँ पर दिक्कत हो गया। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं उसी के विरोध में क्या हुआ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की घटना कैसे घटित हुई कि रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह जनसभाएं आयोजित की जा रही थी। इसी दौरान सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। मतलब देखा जाए तो हर जगह क्या होती, जनसभाएं आयोजित हो रही थी, और सरकार ने क्या किया कि सैफुद्दीन किचलू जो कि पंजाब के क्या थे, लोकप्रिय नेता थे, है ना, और सत्यपाल को, डॉक्टर सत्यपाल को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया।
तो गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए ही बेचारे सभी लोग गए थे 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, है ना, जनसभा अमृतसर के जलियांवाला बाग में वैसाखी के दिन आयोजित किए गए थे। तो ये सभी क्वेश्चन याद रखना है। पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटित होती है। जनसभा चल रही थी कहाँ पर? अमृतसर के जलियांवाले बाग में। कौन से दिन? वैसाखी के दिन। तो यहाँ पर अमृतसर में जो आपका जनरल डायर था, कौन? जनरल डायर था, इस सभा में निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी, है ना। मतलब ऐसा व्यक्ति था कि मतलब उनके पास तो कुछ था ही नहीं, जनसभा हो रही थी शांति से, तो यहाँ पर जनरल डायर ने क्या करवा दिया? गोलियां चलवा दिया। यहाँ पर देखिए अगला दिया गया है कि इस हत्याकांड के विरुद्ध बढ़ते जन आक्रोश से भयभीत सरकार ने हंटर की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी या समिति की, है ना, गठित किया, जिसे हंटर आयोग के नाम से जानता है। भैया जब मतलब इतनी जब मौतें हो गई तो यहाँ पर देखा जाए तो आप लोगों में आक्रोश फैल गया, जगह जगह यहाँ पर आंदोलन होने लगे। तो उसमें क्या हुआ कि सरकार थोड़ी सी भयभीत हुई, तो यहाँ पर एक हंटर अध्यक्षता की जांच समिति या जांच कमेटी बैठा दिया, जिसे हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो जांच थी, है ना, कमेटी थी, उसका नाम बताइएगा, तो उसकी जो जांच कर रही थी वो आपकी हंटर आयोग, इसका नाम दिया गया था। हंटर आयोग की रिपोर्ट में जनरल डायर के कृत्य को वैध ठहराया गया, ठीक है ना, इसको वैध ठहराया गया। और अगला दिया गया है कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया। मतलब कि जलियांवाला बाग नरसंहार जब हुआ तो इसमें कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट को लिखने का कार्य किसको दिया गया? महात्मा गांधी को दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि भैया रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि कब त्याग दी थी, तो आपकी जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद उन्होंने अपनी उपाधि त्याग दी थी। शंकर नायर ने वायसराय के कार्यकारी परिषद से क्या किया? अपना त्यागपत्र भी दे दिया, ठीक है ना। फिर क्या हुआ भैया, इसी में एक छोटा बच्चा था, है ना, एक छोटा बच्चा था ऊधम सिंह, वो उस घटना को अपने आंखों से देखा था। उसके माता पिता इसमें मारे गए थे। इसका बदला लेने के लिए उसने ठान लिया था कि नहीं, मतलब कम उम्र थी बहुत, लेकिन मैं सोचा कि मैं इसको मारकर ही अपना बदला पूरा करूँगा। तो काफ़ी मेहनत किया, परिश्रम किया, रिवॉल्वर खरीदने के बाद क्या हुआ कि भैया 1940 में, और ये एक दिन की बात नहीं है, लगभग इसको काफ़ी समय लग गए, 20-25 साल ये करने में। तो वर्ष 1940 में ऊधम सिंह ने लंदन जाकर जनरल डायर को गोली मार दी, और इसी वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा ऊधम सिंह को फांसी भी वहीं पर दे दी गई थी। आते हैं अगले पॉइंट में, खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 1922। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और उनके सहयोगी द्वारा तुर्कों पर किए गए अत्याचार के विरोध में सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, और अंग्रेजों के विरुद्ध सितंबर 1919 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का साथ साथ दिल्ली में अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें गांधी जी को सर्वसम्मत से सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था। तो कभी क्वेश्चन पूछे खिलाफत आंदोलन में जो अध्यक्षता हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो आपके गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता यहाँ पर किया था, अर्थात इस सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए थे। भारत में खिलाफत आंदोलन में मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी और अबुल कलाम आज़ाद के सहयोगी से विस्तारित हुआ था। यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी के असहयोग खिलाफ को संयुक्त करने का प्रखर विरोध किया, अर्थात यहाँ पर गांधी जी जो असहयोग आंदोलन चला रहे थे, है ना, तो भैया इसका जो विरोध किया था वो आपके मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1922 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन स्वतः ही क्या हो गया? समाप्त हो गया, जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में खलीफा की सत्ता समाप्त कर दी। मतलब देखा जाए तो उस समय जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा था वो अपने वहाँ का तो था, पूरे विश्व का एक राजनीतिक गुरु हुआ करता था, है ना, इतना उसको मानते थे। जब उसके ऊपर अत्याचार हुआ, है ना, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें, खलीफा की सत्ता धीरे धीरे क्या हो गई? समाप्त हो गई। इसके बाद आते हैं असहयोग आंदोलन 1920। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक नागपुर अधिवेशन हुआ 1920 में, और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया, ठीक है, कब? तो 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। देखिएगा कि 1 अगस्त 1920 को, है ना, क्या यहाँ पर गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन जब प्रारंभ किया गया था, तो इसी समय क्या हुआ थी? बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो यह आंदोलन पश्चिमी भारत, बंगाल, उत्तरी भारत में पूर्ण क्या हुआ? सफल हुआ। कहाँ कहाँ सफल हुआ था? तो यह आंदोलन पश्चिमी भारत में, बंगाल में और उत्तरी भारत में क्या हुआ? पूर्णतः ये सफल हुआ। इस दौरान अनेक वरिष्ठ वकील जो थे, जैसे मोतीलाल नेहरू हैं, लाला लाजपत राय हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, CR दास हैं, विट्ठल भाई पटेल हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, ने न्यायालयों का बहिष्कार करके इस आंदोलन में क्या किया? भागीदारी कर लिया। यहाँ पर आते हैं, अगला पॉइंट है कि इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखकर कहा
कि यदि एक हफ्ते के अंदर सरकार की उत्पीड़न नीतियां वापस नहीं ली गई तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगला है, ब्रिटिश द्वारा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के दौरान महात्मा गांधी को प्रदत्त कैसर हिंद की उपाधि ने असहयोग आंदोलन के पश्चात वापस कर दिया। मतलब जब यहाँ पर देखा जाए तो गांधी जी आए थे अपने भारत में, है ना, मतलब कह सकते हैं वापस आए, और जब आए तो इनको क्या हुआ कि यहाँ पर अंग्रेजों ने इनको एक उपाधि दिया था, केसर हिंद की उपाधि, है ना। और फिर जब इतनी बड़ी समस्याएं होती गई तो आगे चलकर एक यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन जब हुआ तो असहयोग आंदोलन के पश्चात क्या हुआ, इन्होंने अपनी उपाधि त्याग दिया था। तो क्वेश्चन पूछे कि भैया महात्मा गांधी ने अपने केसर हिंद की उपाधि को त्यागा था, है ना, या वापस कर दिया था, तो असहयोग आंदोलन के पश्चात किया था, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट आता है कौन सा, चौरी चौरा कांड, जो कि आपके 1922 में गांधी जी द्वारा वायसराय को बताई गई अवधि पूरी होने से पूर्व ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलनकारियों ने, है ना, आंदोलनकारी भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। इस घटना से गांधी जी अत्यंत आहत हुए, अर्थात उनको बड़ा दुख हुआ, है ना। उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। जब ये इतनी बड़ी घटना घटित हुई, चौरी चौरा कांड कहाँ पर, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। ठीक है ना। फिर आंदोलन क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, 12 फरवरी 1922 को आंदोलन क्या हो गया, समाप्त कर दिया। आंदोलन समाप्त होते ही सरकार ने क्या किया, 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और असंतोष, है ना, भड़काने के अपराध में 6 वर्ष की इनको सजा दे दी गई थी। ठीक है, कितने, 6 वर्ष की इनकी सजा यहाँ पर दे दी गई थी जब ये आंदोलन क्या हुआ, मतलब शांत हो गया था। और कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने कहा कि तुमने असंतोष को भड़काया है ना, कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए लोगों को भड़काया है, तो इस वजह से 6 वर्ष की इनको सजा दे दी गई। अब आते हैं अगले पार्टी की बात आती है। अगला पॉइंट है स्वराज पार्टी का गठन 1923 में। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात मार्च 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किया। तो याद रखिए, जब असहयोग आंदोलन की समाप्ति हो गया उसके पश्चात मार्च 1923 में मोतीलाल नेहरू तथा सीआर दास ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की क्या किया, स्थापना किया। सितंबर 1923 में दिल्ली में मौलाना जो आपके आज़ाद थे, इनके नेतृत्व में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में स्वराज पार्टी को मान्यता दी गई। विशेष अधिवेशन मतलब होता है कि जैसे देखो दिसंबर में तो आपके होते थे, लेकिन ज़रूरत पड़ती थी तो आपके अधिवेशन और हो जाते थे। तो उसमें दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन हुआ सितंबर में, है ना, और इसमें क्या हुआ, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में जो स्वराज पार्टी है इसको मान्यता भी यहाँ पर दे दी गई थी। तो क्वेश्चन आपको ढेर सारे बनेंगे कि स्वराज पार्टी की स्थापना, है ना, किसने किया, तो आपके मार्च 1923 में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने, चित्तरंजन दास ने यहाँ पर किया था। मान्यता कब मिली थी, तो आपके सितंबर 1923 में दिल्ली का जो विशेष अधिवेशन था। आते हैं अगला पॉइंट में कि स्वराज पार्टी की राजनीति के फलस्वरूप, क्या स्वराज पार्टी की राजनीति के फलस्वरूप ही भारतीयों को सर्वप्रथम सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ। मतलब स्वराज पार्टी के फलस्वरूप देखा जाए जो भारतीय थे, है ना, भारतीयों को सर्वप्रथम सांसद बनने का गौरव भी आपको प्राप्त हुआ। 1925 में सर्वप्रथम विट्ठल भाई पटेल का केंद्रीय विधान मंडल में चुना जाना, है ना, स्वराजियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई। मतलब केंद्रीय विधान मंडल में कौन चुने गए, विट्ठल भाई पटेल को चुना गया, ये आपके 1925 में। विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष आपके चुने गए थे। क्वेश्चन अगर पूछे तो आपको बताना है कौन है, आपके विट्ठल भाई पटेल हो जाएंगे। अगला पॉइंट आ गया है क्रांतिकारी आंदोलन। देखेगा कि अक्टूबर 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सन्याल और चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में एक क्रांतिकारी संस्था जिसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया। किसने किया था, तो याद रखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सन्याल और चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हुआ। यहाँ पर इस संस्था ने क्या किया, 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे का जो 8 डाउन ट्रेन लखनऊ से सहारनपुर जाता है संभाग में, काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन पर डकैती डाल दिया और सरकारी खजाना जितना था, है ना, अंग्रेजों के माध्यम से वो सब अंग्रेजों का जो था, है ना, उसको लूट लिया और इस घटना को काकोरी कांड का नाम दिया गया। तो सरकार ने काकोरी कांड के षड्यंत्र में शामिल 29 क्रांतिकारियों को बंदी बनाया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में और अशफाक उल्लाह को फैजाबाद में, रोशन लाल को इलाहाबाद में और राजेंद्र लौड़ी को गोंडा में यहाँ पर क्या दी गई, फांसी दी गई थी, याद रखिएगा। तो इस घटना में कितने लोग आपके थे, 29 लोग यहाँ पर थे, याद रखिएगा। यहाँ पर ये पूछे कि भैया ये घटना कब घटित हुई, तो 9 अगस्त 1925 को हुई थी, याद रखिए घटना। अगला आता है कि साइमन कमीशन के विरोध के समय देखा जाए, इसी समय क्या हुआ, साइमन कमीशन वाले भी आ रहे थे। तो साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करवाने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स, है ना, जो कि लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को
भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजनीतिक गुरु की यहाँ पर हत्या हुई। मतलब ये पॉइंट आपका अलग से यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर साइमन के विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार हुआ और पुलिस अच्छा देखो इस समय एक घटना बीच में घटित हो जाती है कि लाला लाजपत राय पर जो आपकी साइमन कमीशन आया था, तो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो उसमें लाला लाजपत राय पर क्या हुआ, लाठियाँ चार्ज हुई और उनकी क्या हो गई, हत्या हो गई। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पर जो भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं और राजनीतिक गुरु है ना, कहीं ना कहीं इसका जब विरोध किया था भाई इनकी क्या हो गई, यहाँ पर हत्या भी करवा दी गई, अर्थात इनको फांसी आप चढ़वा दी गई थी। लाठियों से प्रहार के कारण लाला लाजपत की मृत्यु हो गई। ये जो पॉइंट आपका इसके बीच में होना चाहिए वो गड़बड़ा गया है ना, इसलिए सिस्टम बन नहीं रहा था। चलिए अगला है वर्ष 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सोशलिस्ट शब्द जोड़कर, मतलब जो आपके जो कानपुर में अभी ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था है ना, उसमें क्या हुआ, जो 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान है वहाँ पर सोशलिस्ट शब्द जोड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में क्या कर दिया, सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया। तो पहले तो आपका मात्र इतना ही था, सोशलिस्ट आपका नहीं था, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट क्या हुआ, ये नया शब्द आ गया। कभी कभी यही दिक्कत कर देता है भैया, वो आपका देखा जाए तो डेट अलग होती है, ये डेट आपके यहाँ पर ये हो जाती है। तो कहेंगे सर 1928 में दिल्ली में जो फिरोज शाह कोटला मैदान था वहाँ पर देखा जाए तो आपका क्या हुआ, सोशलिस्ट शब्द जोड़कर इस पार्टी का नाम दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन अर्थात HSRA का नाम दिया गया, अर्थात गठन किया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य कौन थे, एक भगत सिंह थे और एक बटुकेश्वर दत्त थे। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानमंडल में बहस के दौरान बम फेंक दिया है ना, जिसका उद्देश्य था कि जो सरकार को अतारांकित करना था। विधानमंडल पर बम फेंकते समय ही पहली बार याद रखिए भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था किसने, भगत सिंह ने, और पहली बार कहाँ दिया था, जब ये विधानमंडल में क्या कर रहे थे, बम फेंक रहे थे, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट आपका आता है कि भैया 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई। यहाँ पर अभी एक पॉइंट आपने पढ़ा था है ना, कौन सा पॉइंट आपका है, ये पॉइंट जो आपका दिया गया है यहाँ वाला, ये वाला जो आपका पॉइंट दिया गया है कहीं ना कहीं वहाँ से उठाकर इसको यहाँ पर आपको रख लेना है, ठीक है ना। तो ये क्रम आपका बन जाएगा। और अगला आते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के एकमात्र बचे हुए सदस्य कौन थे, चंद्रशेखर आजाद थे, जो कि 27 फरवरी 1931 ईस्वी को पुलिस के साथ है ना मुठभेड़ में, यहाँ पर देखा जाए तो इलाहाबाद का जो अल्फ्रेड पार्क है वहाँ पर स्वयं को गोली मार लिया, क्योंकि चारों तरफ से एक घिर चुके थे, इनके पास गोली भी नहीं बची थी, एकमात्र गोली बची थी, तो इस वजह से अपने आप को खुद को गोली मार लिया। कहाँ पर, इलाहाबाद में, यहाँ पर जो अल्फ्रेड पार्क है, ये उसका नाम भी दिया गया अल्फ्रेड पार्क। अगला है वर्ष 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो सुभाष चंद्र बोस हैं ये आपके कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बने थे है ना, 1938 में आपके अध्यक्ष बने थे। दोबारा जब अगले वर्ष क्या हुआ, 1939 में कांग्रेस का दोबारा फिर से अधिवेशन हुआ, उसमें चुनाव हुआ और उसमें देखा जाए तो ये अध्यक्ष बन गए थे। लेकिन देखा जाए तो पट्टाभी सीतारामैया इनके विरुद्ध आपके थे है ना, और कहीं ना कहीं वो जो आपके थे गांधी के समर्थक थे और सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी की पटरी नहीं खाती थी है ना। तो बाद में क्या हुआ, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है ना। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, 1939 वाले में 1939 वाले में इनको अध्यक्ष बनाया गया, किसको, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, कब, 1939। तो सुभाष चंद्र के त्यागपत्र देने के पश्चात इस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो इस त्रिपुरी अधिवेशन को त्रिपुरी संकट के नाम से जानते हैं, त्रिपुरी संकट के नाम से इसी को जाना जाता है, जो आपके ये थे, देख सकते हैं कि जिसमें सुभाष चंद्र बोस के प्रतिद्वंदी कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया थे। आपको पता होगा कि इससे पूर्व 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो अभी हमने आपको बता ही दिया है। अब आते हैं अगले पॉइंट में कि जो आज़ाद हिंद फौज का सर्वप्रथम विचार आया था वो किसके माइंड में आया। तो आज़ाद हिंद फौज का सर्वप्रथम विचार मोहन सिंह जो आपके थे, कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया। मोहन सिंह ही आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय सेना अर्थात INA की स्थापना 1942 ईस्वी में हुई। आज़ाद हिंद फौज की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को हुई, ठीक है। तो आज़ाद हिंद फौज की जो घोषणा है वो 21 अक्टूबर 1943 को हुई। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना किया। क्या, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सुभाष चंद्र बोस का सक्रिय सहयोग यहाँ पर दिया था।
तो जब यहाँ पर इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ तो रास बिहारी बोस ने भी बहुत ही सहयोग इनको दिया। ये क्वेश्चन बनता है कि सुभाष चंद्र बोस के जो गुरु थे वो आपके कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? तो आपके सी.आर. दास थे। आते हैं अगला पॉइंट आपसे दिया गया है साइमन कमीशन, जो कि 1927 से लेके 1928। देखिएगा कि भारत में प्रशासनिक सुधार की जांच कर, मतलब भारत में जो प्रशासनिक सुधार है उसकी जांच कर अपेक्षित सुधार के लिए रिपोर्ट देने के लिए 1919 के जो एक्ट के अनुसार 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, जिसमें से कोई भारतीय सदस्य नहीं था। अर्थात जो साइमन कमीशन था इसमें गठन हुआ, इसमें देखा जाए तो इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। और यहाँ पर देखा जाए जब कोई भारतीय सदस्य नहीं था तो एक पॉइंट और बनता है कि ब्रिटेन के तत्कालीन कंजर्वेटिव प्रधानमंत्री स्टैनली बॉल्डी ने वर्ष 1927 में ब्रिटेन में साइमन कमीशन की नियुक्ति किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में बम्बई पहुंचा। इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे तथा सर जॉन साइमन इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। इसमें कोई भी क्या थे? भारतीय शामिल नहीं थे। यहाँ पर इस आयोग में एक भी भारतीय शामिल ना हो, है ना, इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य ना होकर सभी सदस्य अंग्रेज थे। तो इससे क्या हुआ कि भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया। तो साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाहौर में लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो इसके पहले जो भी आपको बीच में पॉइंट मिला था कहीं ना कहीं वो पॉइंट यहाँ से आपका है, वो घटना वहाँ से घटित हो रही थी इसलिए वहाँ जोड़ा गया था। मेन घटना आपकी यहाँ से आपकी है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो आपके लाला लाजपत राय हैं उसी दिन नहीं मरे थे, कुछ दिन बाद मरे थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसी समय लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय ने कहा था, क्या शब्द? मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने साइमन कमीशन का स्वागत किया था। ये देखिएगा क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, एक मोड़ लेता है, सब लोग बहिष्कार कर रहे थे लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया था, यहाँ पर साइमन कमीशन का क्या किया था? स्वागत किया था। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि सबने तो भैया साइमन कमीशन का विरोध किया लेकिन कौन भारतीय थे, तो आप कहेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने साइमन कमीशन का स्वागत किया था। आते हैं अगले पॉइंट में नेहरू रिपोर्ट में, और नेहरू रिपोर्ट की अगर बात करते हैं तो ये घटना आपकी है कब? 1928 की। नेहरू रिपोर्ट की घटना कब है? तो 1928 की घटना है। अब यहाँ पर आप दे सकते हैं कि साइमन कमीशन का बहिष्कार करने पर यहाँ पर दे सकते हैं लॉर्ड वर्कनहाइड ने, कौन? लॉर्ड वर्कनहाइड ने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार किया। फरवरी 1928 में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में एक ऐसा प्रस्ताव किया गया जिसमें से एक ऐसे संविधान का निर्माण, मतलब ऐसे संविधान के निर्माण की योजना थी जिसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था यहाँ पर हो। यहाँ पर 11 मई 1928 को दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति का गठन हुआ था। इस समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। तो याद रखिएगा नेहरू रिपोर्ट आपकी 28 अगस्त 1928 को आपकी हुई थी, याद रखिएगा, इसलिए इसे नेहरू रिपोर्ट भी यहाँ पर कहा जाता है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कांग्रेस का जो आपका लाहौर अधिवेशन है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन 1929 में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज अर्थात यहाँ पर दे सकते हैं पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो याद रखिएगा पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो आपके लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। और कांग्रेस की इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर किया था। याद रखिए ये डेट बहुत पूछी आती है। जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को रावी की नदी के तट पर भारत की स्वतंत्रता का ध्वज फहराया और कुछ दिन बाद यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? तो आप कहेंगे सर 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। यही कारण है कि भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू कब किया गया था? 26 जनवरी को लागू किया गया था, बाकी बनकर तैयार हो गया था नवंबर में ही, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र दिवस हो जाने पर गणतंत्र घोषित हो जाने तक इस तिथि को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में ही मनाया गया। संविधान लागू होने के पश्चात 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगला आते हैं, अगला घटना है यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया। समझिएगा कि 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की जो कार्यकारिणी थी उनको सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस के कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का दायित्व सौंपा गया। तो पहले तो ये आपके लाहौर अधिवेशन में हो रहा था, फिर क्या हुआ, दूसरी बैठक हुई, है ना, कांग्रेस की कार्यकारिणी, यह आपके फरवरी 1930 में, और गांधी जी को, है ना, ये आंदोलन प्रारंभ करने का दायित्व सौंप दिया गया।
तो बात आती है 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक, है ना, यहाँ पर जो सत्याग्रह आपका है प्रारंभ किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था। कब? 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने साबरमती आश्रम में अपने 78 अनुयायियों के साथ डांडी मार्च किया और 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को डांडी में गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। तो जितने भी डेट आपसे पूछी जाए याद रखिएगा कि यहाँ पर 12 मार्च 1930 को ये सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था और देखा जाए तो 78 अनुयायियों के साथ डांडी मार्च 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात यहाँ पर एक समय आता है 6 अप्रैल 1930 को, जब डांडी में ये पहुँचे। और जब ये डांडी में पहुँचे तो भैया इन्होंने क्या किया? सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा था और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पश्चिमोत्तर सीमांत, ऐसा नहीं है कि गांधी जी सिर्फ 78 लोगों के साथ गए थे। ये जो गांधी जी का गुट था, है ना, गुट था, उसमें 78 लोग थे, लेकिन हर जगह से लोग जा रहे थे। दक्षिण भारत से भी जा रहे थे, मतलब हर जगह से लोग यहाँ पर धीरे धीरे मिल रहे हैं। जैसे आप लोग क्या करते हैं, कभी लखनऊ में आंदोलन करना होता है, चाहे वो कोई भी भर्ती हो, तो जब आपको आंदोलन करना होता है तो कोई सर आपके दिल्ली से आते हैं, कोई लखनऊ से आते हैं, कोई इलाहाबाद से आते हैं और बोलते हैं कि सबको जाना कहाँ पर है? लखनऊ में। तो ऐसे ही घोषणा यहाँ पर भी हुई थी कि आपको गांधी, मतलब आपको जाना है डांडी में, जो कि नमक सत्याग्रह के लिए। तो गांधी जी जब गए थे तो उनके साथ 78 लोग थे, उसमें कुछ महिलाएं भी थी, लेकिन धीरे धीरे कारवां कितना पहुंच गया? लाखों लोगों के बीच हो गया। अर्थात जब ये गांधी जी पहुंचे थे तो उनके साथ लाखों लोग हो गए थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 78 लोग ही थे, क्योंकि हर जगह से, मतलब दक्षिण भारत से भी लोग आ रहे थे, रास्ते में मिलते चले आ रहे थे। लेकिन जब स्टार्टिंग किया था तो 78 लोग थे। तो इस बात को याद रखना कि सिर्फ 78 लोगों ने ही नहीं किया था, लाखों लोगों का सहयोग था, याद रखिएगा। तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में, देखिए पश्चिमोत्तर सीमा में क्या हुआ कि खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। उनके द्वारा गठित खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देखिए यहाँ पर देखा जाता है खुदाई खिदमतगार, ये क्वेश्चन पूछेगा, है ना, किसकी स्थापना? तो खान अब्दुल गफ्फार का नेतृत्व में हुआ था। और देखा जाए तो यहाँ पर भूमिका इन्होंने निभाई। मणिपुर में हुए जियांत राम, कौन है? मणिपुर में जियातरंग आंदोलन का नेतृत्व रानी गंडगिलू ने किया था। विदेशी पत्रकार कौन थे? तो इस समय जो आपका आंदोलन हो रहा था, मतलब विदेशी पत्रकार इस समय कौन थे महात्मा गांधी के? तो आपके वेब मिलर थे, है ना, क्योंकि अभी 1942 में अभी आपको एक पत्रकार मिलेंगे, है ना, लेकिन यहाँ पर जो आपके हैं अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन में, वो आपके कौन विदेशी पत्रकार हैं? तो आपके वेब मिलर हैं, याद रखिएगा। दोस्तों याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे पहली बार गिरफ्तार हुए थे, ठीक है ना। मतलब देखा जाए जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे क्या हुए? पहली बार गिरफ्तार हुए। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयब जी किया। तत्पश्चात सरोजिनी नायडू ने सरधना नामक रोड पर यहाँ पर किया था। कुल मिला के देखा जाए गांधी जी कुछ समय बाद क्या हुए? गिरफ्तार हुए। फिर इनका जो नेतृत्व किया अब्बास तैयब जी ने किया और इसके बाद सरोजिनी नायडू ने किया, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन में स्त्रियों के भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन में बताया था कि जो स्त्रियां थीं उन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दांडी यात्रा के समय महात्मा गांधी ने कहा था कि शक्ति के विरुद्ध इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति मैं चाहता हूँ, ठीक है। आगे आते हैं, अगला पॉइंट दिया गया है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। चलिए तो देखिए आते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1930 से आपके 31 है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। इसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया था। इस गोलमेज सम्मेलन में 89 सदस्यों में से 13 ब्रिटिश राजनीतिक दलों के, शेष 76 भारतीय थे, जिसमें से उदारवादी, है ना, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग और रजवाड़ों के लोग इसमें से आपके शामिल थे, है ना। तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें से देखा जाए तो आपके 89 सदस्य थे, 13 आपके ब्रिटिश थे, बाकी आपके भारतीय थे, जो कि हर एक क्षेत्र से आपके थे। और इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के जो आपके सम्राट थे जॉर्ज पंचम ने किया था। अध्यक्षता दोस्तों किसने किया था? तो प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। कांग्रेस की इस अधिवेशन में भाग न लेने के कारण कोई निर्णय नहीं निकल सका। अर्थात इस गोलमेज सम्मेलन में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, है ना, कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया। अब गांधी जी किस में थे? कांग्रेस में थे। तो जब गए ही नहीं तो इसका कोई निर्णय नहीं निकल सका। तो भैया ये जो आपका सम्मेलन था अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था, ठीक है ना।
इसके बाद जब ये नहीं गए तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पर गांधी जी और यहाँ पर इरविन से एक समझौता हुआ। देखिए ये कब हुआ, 1931 में महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस ने अपनी ओर से सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने की घोषणा किया और गांधी जी द्वितीय सम्मेलन में भाग लेने को तैयार थे। भाई प्रथम सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे क्योंकि इधर ये लोग क्या चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, जिनके पास टाइम ही नहीं था। फिर इसके बाद यहाँ पर गांधी जी से और इरविन के बीच समझौता हुआ है ना कि भैया ये अपना आंदोलन समाप्त करिए और जो भी आपकी मांगे हैं वो आप बताइएगा। तो गांधी जी फिर क्या हुए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हुए। तो गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि आपका 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 ईस्वी को आरंभ हुआ था और इस सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था। याद रखिएगा कि कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन गए थे, गांधी जी यहाँ पर गए थे। गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि में जाने के लिए है ना कौन से जहाज से गए थे, तो SS राजपूताना नामक जहाज से है ना यहाँ पर बम्बई से लंदन गए थे, याद रखिएगा। किंतु वहाँ अंबेडकर और जिन्ना के द्वारा ब्रिटिश सरकार के इशारे पर स्वराज्य के स्थान पर अपनी अपनी जात के लिए सुविधाओं की मांग किया। मतलब वहाँ पर जब गए तो वहाँ पर अंबेडकर, देखो गांधी जी और अंबेडकर में अंतर क्या था, अंबेडकर भी हित चाहते थे, गांधी जी भी हित चाहते थे, लेकिन गांधी जी पूरे भारत का हित चाहते थे और अंबेडकर जो दलित वर्ग थे, निचली कास्ट के लोग थे, उनको उत्थान करने में वो आपके चाहते थे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए जो अंबेडकर जी थे और जिन्ना थे, ये ब्रिटिश सरकार के इशारे पर थोड़े काम कर रहे थे कि अगर आप लोग अपनी जात के लिए अलग सुविधा मांगोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। तो ये अपने आप में अटल रहे और इससे गांधी जी को बहुत दुख हुआ और खाली हाथ लौट आए। मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी कोई फ़ायदा नहीं निकला क्योंकि वहाँ पर अंबेडकर और जिन्ना क्या कर रहे थे, वो अपनी अपनी जातियों के लिए सुविधा मांग रहे थे। तो इसलिए गांधी जी ने फिर वहाँ से वापस आ गए। इसके बाद क्या हुआ कि इस सम्मेलन के वापस लौटने के पश्चात गांधी जी ने कहा, मैं भारत खाली हाथ तो जरूर लौटा हूँ, पर मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया है ना। गांधी जी ने कहा है। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूर्णतः असफल रहा। यह सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त मतलब घोषित कर दिया गया। अब यहाँ पर क्या है, गांधी जी का तो एक ही काम है कि भैया कहीं भी अगर नहीं काम होता है तो हम आंदोलन शुरू कर देंगे। तो गांधी जी वापस फिर से वहाँ से आए। गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होते ही सरकारी दमन तेज हो गया, ठीक है। इसी समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दिया और आंदोलन को नया मोड़ यहाँ पर दे दिया। ये कम्युनल अवार्ड अर्थात जो आपका पूना समझौता है 1932 अगस्त कब 16 अगस्त 1932 को विभिन्न समुदायों या संप्रदाय के प्रतिनिधियों ने या प्रतिनिधि के विषय पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक पंचाट, जिसे कम्युनल अवार्ड कहा गया। इस पंचाट के अनुसार पृथक निर्वाचक पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए अपितु दलित वर्गों के लिए भी लागू कर दिया गया। दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में गांधी जी ने जेल में ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन किया। मतलब क्या हुआ, जब रामजे मैकडोनाल्ड आए तो इन्होंने क्या किया, जो गांधी जी नहीं चाहते थे कि नहीं अलग अलग जाति के लिए हो, सबके लिए हो, बराबर हो, और नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम अलग हों या अलग अलग जातियाँ हो या अलग देश हो, तो इसी के पीछे गांधी जी परेशान थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब कम्युनल अवार्ड हुआ, पारित हुआ, पुनः समझौता हुआ इसमें से, तो भैया यहाँ पर गांधी जी ने क्या किया, अपने जेल में ही है ना, वहीं जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास हैं, राजगोपालाचारी के प्रयत्नों से 5 दिन उपरांत 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और दलित नेता कौन थे, अंबेडकर थे, पूना में समझौता हुआ। इस समझौते पर महात्मा गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया था, है ना। हमने बताया कि भाई अंबेडकर अपने जात के लिए चाह रहे थे और गांधी जी पूरे भारत के लिए चाह रहे थे। पूना पैक्ट में दलितों के लिए 71 स्थान के स्थान पर, देखो पूना पैक्ट में दलितों के लिए 71 के स्थान पर 147 स्थान आरक्षित किए जाने की मांग थी। इस समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचक व्यवस्था समाप्त हो गई। मतलब जो चाह रहे थे वो आपका क्या हो गया, पृथक निर्वाचन व्यवस्था यहाँ पर समाप्त हो गई। इसके बाद आता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1932, 17 नवंबर 1932 ईस्वी से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक, है ना। याद रखिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक आयोजित सम्मेलन लंदन में 46 प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ संपन्न हुआ।
मतलब तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कितने लोग शामिल हुए? 46। इस सम्मेलन का कांग्रेस ने भैया बहिष्कार किया था, ठीक है ना। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अंतिम रूप दिया गया। तो याद रखिए जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन था उसी सम्मेलन में ही याद रखिए जो आपका 1935 का अधिनियम आया है वो वहीं से देन आपका है, याद रखिएगा। भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में, है ना, भाग लिया था। क्वेश्चन अगर पूछे कि कौन से आपके नेता थे, दलित नेता थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, तो आपके भीमराव अंबेडकर थे, बाकी और भी लोग थे। अब आते हैं, अगला पॉइंट आता है अगस्त प्रस्ताव 1940। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, है ना, कब? 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ 1939 होने पर कांग्रेस ने युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि गांधी जी के साथ या भारत के साथ एक बार धोखा हो चुका था 1914 में, है ना, जब गांधी जी वहाँ से आए थे और गांधी जी ने सबसे रिक्वेस्ट किया था कि आप प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होइए और सरकार आपको कहीं ना कहीं आपको जो हमारी मांगे हैं पूरा करेंगी, बाकी कुछ हुआ नहीं था। रॉलेट एक्ट आ गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, है ना, ये सब चीज़ें हो गई। तो इनको पता था कि नहीं इस बार भी धोखा होगा, तो इस बार इन्होंने कहा कि जब दोबारा जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया तो अंग्रेजों ने चाहा कि फिर से भारतीय लोग सहायता करें, लेकिन भारतीय लोग समझ गए थे ये चाल को, है ना। तो इसलिए क्या हुआ कि यहाँ पर जो कांग्रेस युद्ध में समर्थन के बदले क्या हुआ, भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा कि इधर अंग्रेज लोग जाएंगे युद्ध करेंगे और इधर हम लोग क्या करेंगे, अपने राष्ट्र को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करेंगे। वायसराय लॉर्ड लिनिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो अगस्त प्रस्ताव क्या किसने, तो आपके 8 अगस्त 1940 को कौन, लिनिथगो के समक्ष हुआ था। यहाँ पर अगला है, और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था, है ना, 8 अगस्त 1940 को जब लॉर्ड लिनिथगो थे, है ना, उन्होंने अगस्त प्रस्ताव रखा। और क्या रखा कि इस प्रस्ताव में डोमिनियल स्टेट युद्ध की समाप्ति के पश्चात एक प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। ये सब बातें हुई कि अगर आप लोग इस युद्ध में शामिल होते हो तो आपको संविधान निर्माण, है ना, वायसराय की जो कार्यकारिणी है उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। युद्ध सलाहकार परिषद का मतलब काफ़ी लालच दिए, है ना, लेकिन ऐसा कुछ फायदा हुआ नहीं। तो अगला आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940। महात्मा गांधी ने अक्टूबर 1940 में अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह की फिर से शुरुआत कर दिया। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्राही कौन शामिल थे, तो याद रखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्राही कौन थे, आपके विनोबा भावे थे। अगला देखो दिया गया है कि द्वितीय सत्याग्राही के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। पहले कौन थे सत्याग्राही, कौन थे, प्रथम सत्याग्राही विनोबा भावे और दूसरे आपके सत्याग्राही जवाहरलाल नेहरू थे। सूर्योदय समाज की स्थापना किसने किया, तो याद रखिए सूर्योदय समाज की स्थापना विनोबा भावे ने किया था। सर्वप्रथम सर्वोदय शब्द का प्रयोग किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। सर्वप्रथम सर्वोदय शब्द का प्रयोग किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछ लेता है बहुत बार, सर्वोदय शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी, इसलिए गांधी जी कहते हैं सर्वोदय, मतलब जो आपकी ग्राम है ना, ग्रामों को जो गांव है उनको सर्वोदय जैसा आपको बनाना, ये आपका शब्द है गांधी जी का। आते हैं अगले पॉइंट में, यहाँ पर पाकिस्तान की मांग 1940 में कैम्ब्रिज जो कि आपका इंग्लैंड में है ना, पढ़ने वाले एक चौधरी रहमत अली नामक एक मुस्लिम छात्र ने एक पर्चा जारी किया और पृथक राज्य पाकिस्तान की परिकल्पना को जन्म दिया। अर्थात उनके दिमाग में एक जो शब्द आया था पाकिस्तान शब्द, सबसे पहले किसको, तो ये चौधरी रहमत अली के आया था जो मुस्लिम छात्र था और ये कैम्ब्रिज आपके इंग्लैंड में पढ़ता था। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। कब, तो मार्च 1940 में। परंतु प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं हुआ। मुस्लिम लीग अलग आपका होगा लेकिन पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं हुआ। पृथक पाकिस्तान की मांग का पहली बार 1942 में क्रिप्स मिशन में, है ना, ये जो उठाया गया मुद्दा उठा, ये आपके क्रिप्स प्रस्ताव में उठाया गया। किसके लिए, पृथक पाकिस्तान के लिए। सरोजी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। याद रखिए, सरोजी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना जो आपके थे गोपाल कृष्ण गोखले, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना के गुरु कौन थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना के गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछेगा, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी और यहाँ पर भी आपके मोहम्मद अली जिन्ना के भी गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पर अगला आता है क्रिप्स मिशन 1942। ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक और वैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा जिसे क्रिप्स मिशन कहा गया था। तो देखिएगा कि भारत के जो राजनीतिक और वैधानिक गतिरोध हो रहे थे उनको दूर करने के लिए स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत आया जिसे क्रिप्स मिशन कहा गया था। मार्च 1942 को भारत पहुंचकर सभी दलों से भेंट किया। उसके पश्चात कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जैसे औपनिवेशिक राज्य की स्थापना की जाए,
संविधान का गठन किया जाए, प्रांतों का पृथक संविधान बनाने का अधिकार यहाँ पर हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, है ना। मतलब इस बार को मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने दोनों ने ही नहीं माना इस बात को, क्रिप्स मिशन को ठुकरा दिया, दोनों ने ठुकरा दिया। इसके जस्ट बाद यहाँ पर एक घटना घटित होती है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। कांग्रेस ने बंबई अधिवेशन 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ये कांग्रेस के सर्वाधिक समय तक क्या थे, अध्यक्ष थे, क्योंकि 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध आपका छिड़ गया तो जब तक ये चालू रहा है तब तक ये आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे, है ना। कम से कम उम्र के भी थे और सबसे ज़्यादा समय तक यही अध्यक्ष आपके रहे। तो दोस्तों याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने बंबई के गुलियारा टैंक मैदान से लोगों को करो या मरो का नारा दिया था। तो याद रखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया, गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो और साइमन गो बैक का नारा मूल रूप से किसने दिया था, यूसुफ मेहर अली ने दिया था। कभी कभी पूछे कि जो जन्म दिया है या मेन शब्द जो भारत छोड़ो दिया है, ये शब्द किसने दिया था, तो ये मूल शब्द जो दिया था यूसुफ मेहर अली ने दिया था। लेकिन इस नारे को जो ज़्यादा प्रचारित कर दिया वो आपकी गांधी जी ने किया। तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ होते ही गांधी जी और अन्य शीर्ष नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत क्या कर लिया गया, यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है ना, क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और अगला दिया गया है कि महात्मा गांधी को सरोजिनी नायडू के साथ पूना के आगा खां पैलेस में नज़रबंद किया गया। ठीक है ना, महात्मा गांधी को सरोजिनी नायडू के साथ पूना के आगा खां पैलेस में नज़रबंद कर लिया गया। गांधी जी ने जेल से छूटने के बाद रचनात्मक कार्यों का सहारा लेकर पुनः सक्रियता दिखाई। मतलब जब गांधी जी जेल से छूट गए तो भैया फिर से क्या हुआ, इसमें सक्रियता यहाँ पर दिखाया। संघर्ष की संभावना से भयभीत होकर सरकार ने बेबल योजना प्रस्तुत किया। मतलब जब गांधी जी छूट गए तो भैया और भी दिक्कतें हुई, जब और दिक्कतें हुई तो भैया इस बार को सरकार थोड़ा और भयभीत हो गई, है ना। उन्होंने एक योजना आपके ला दिया, वेबल योजना। कौन सी, वेबल योजना आपकी ला दिया। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ऊषा मेहता, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय ऊषा मेहता ने भूमिगत रेडियो संचालन किया। राम मनोहर लोहिया ने नियमित रूप से इस आंदोलन के कृत्यों को रेडियो पर प्रसारित किया। मतलब देखा जाए सब अंडरग्राउंड हो गए थे और अंडरग्राउंड होने के बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ऊषा मेहता जिन्होंने भूमिगत रेडियो संचालन किया और इनका फुल्ली सपोर्ट किया था राम मनोहर लोहिया ने, है ना। जितने भी आपके आंदोलन में जो भी क्रियाएं हो रही थी वो आपकी प्रसारित कर रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के जीवनीकार कौन थे, तो ये कौन थे आपके जीवनीकार, आपके लुईस फिशर थे। कौन थे, लुईस फिशर। और उस समय जब आपके आंदोलन था उस समय आपके कौन थे वो बताना है। ये तो आपके जीवनीकार कौन थे, लुईस फिशर थे। वो थे आपके वेबल, है ना, मिलर जो थे आपके, मिलर थे। कब, जो आपके डांडी मार्च के समय थे, मिलर थे। ये जो आपके हैं जीवनी वो आपके लुईस फिशर हैं जो कि गांधी जी के साथ थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई। ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन बहुत बनता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही देश में कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना हुई। बलिया में देखिए जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, चित्तू पांडे को नेतृत्व में हुई। तामलुक जो कि मिदनापुर बंगाल में आपकी जातीय सरकार के नेतृत्व में। सतारा जो कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक समय तक आपकी, याद रखिएगा, ये चली थी आपकी सरकार, सबसे ज़्यादा समय तक चली थी सरकार सतारा जो आपकी महाराष्ट्र में सर्वाधिक समय तक चली थी। अगला दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने कहा था कि संपूर्ण आज़ादी से कम हम किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं होंगे। मतलब हमको संपूर्ण आज़ादी चाहिए, हमको बहलाना फुसलाना से काम नहीं चलेगा, है ना। हम कोई भी चीज़ से संतुष्ट नहीं होंगे, सिर्फ हमको चाहिए मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब महात्मा गांधी कह रहे हैं हमको संपूर्ण आज़ादी चाहिए। हम भारत को आज़ाद कराएंगे और आज़ादी के प्रयास से दिवंगत हो जाएंगे, है ना। मतलब हम प्रयास पूरा करेंगे कि आज़ाद हो, चाहे हमारी जान क्यों ही न चली जाए। इसके बाद अगली घटना आती है वेबल योजना 1945। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेबल भारत के वायसराय बने। उन्होंने भारतीय समस्या को दूर करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसे शिमला सम्मेलन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार बनेगा कि भैया जो आपका वेबल योजना थी, है ना, इसमें एक सम्मेलन हुआ था, ये आपके शिमला में हुआ था। कब हुआ था, 25 जून 1945 को। तो सम्मेलन में लॉर्ड वेबल द्वारा भारतीय समस्या का हल प्रस्तुत किया गया जिसे वेबल योजना कहा गया था। तो ब्रेक डाउन, है ना, प्लान वेबल द्वारा तैयार किया गया था। याद रखिए ब्रेक डाउन प्लान किसके द्वारा, वेबल द्वारा तैयार किया गया था। इस योजना में कहा गया था कि वायसराय एवं प्रधान सेनापति के अतिरिक्त वायसराय की परिषद में सभी सदस्य भारतीय होंगे। मतलब अब कहा गया कि जितने भी सदस्य होंगे सब भारतीय होंगे, सिर्फ एक वायसराय होंगे हमारी तरफ से, मतलब अंग्रेजों की तरफ से एक प्रधान सेनापति होंगे। इसके अतिरिक्त वायसराय की परिषद में सभी सदस्य क्या होंगे, भारतीय होंगे। वायसराय की कार्यकारिणी में परिषद में मुसलमानों और हिंदुओं को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा और यह परिषद एक
अंतरिम राष्ट्रीय सरकार जैसी ही होगी, ठीक है ना। उन्होंने कह दिया कि सब कुछ तुम्हारा ही है, बस मेन जो आपके होंगे वो कौन होंगे, एक वायसराय होंगे और प्रधान सेनापति होंगे। युद्ध के बाद भारतीय स्वयं अपने संविधान का निर्माण करेंगे। मतलब जब युद्ध आपका द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ये युद्ध हो जाएगा, उसके बाद जो भारतीय संविधान है वो स्वयं से निर्माण करेंगे, भारतीय लोग ही करेंगे, याद रखिएगा, इन्होंने ये कहा। इसके बाद क्या हुआ, अगली घटना घटित होती है कैबिनेट मिशन 1946। जनवरी 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, एटली थी। क्वेश्चन पूछेगा कि भैया जब कैबिनेट मिशन था कब, जनवरी 1946 में, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, एटली थे। इन्होंने भारतीय नेताओं से अनौपचारिक विचार विमर्श हेतु एक सदस्यीय दल जो कि कैबिनेट मिशन भारत भेजने का निश्चय किया। कौन, कैबिनेट मिशन। तो भैया 24 मार्च 1946 को, कब, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कब आया, भारत आया था, कब, 24 मार्च 1946। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपके पैथिक लॉरेंस थे। दो अन्य सदस्य थे आपके, है ना, स्टीफन क्रिप्स और आपके एवी अलेक्जेंडर थे। और एवी अलेक्जेंडर जो आपके थे वो नौसेना अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन ने शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के तीन सदस्य आपके सम्मिलित हुए। तो ये जो सम्मेलन हुआ था, है ना, ये शिमला में हुआ था और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के तीन सदस्य क्या हुए, इसमें शामिल हुए। यह सम्मेलन 5 मई 1946 से 11 मई 1946 तक चला था। ये जो सम्मेलन था 5 मई 1946 से लेके 11 मई 1946 तक चला था। सम्मेलन में सर्वसम्मत निर्णय न होने पाने की स्थिति में कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपने प्रस्ताव की घोषणा किया था। मतलब इस सम्मेलन में भी कोई निर्णय नहीं लिया, जबकि तीन लोग इसमें क्या थे, तीन जो लोग थे यहाँ पर आपके शामिल थे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इस कह सकते हैं सम्मेलन में कोई निर्णय नहीं निकला और 16 मई 1946 को अपने प्रस्ताव की घोषणा यहाँ पर किया। कैबिनेट मिशन आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का निर्माण किया गया, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत अगर क्वेश्चन पूछे कि संविधान सभा का निर्माण जो किया गया था किस योजना के तहत, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। अगला है एटली की घोषणा। ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि भैया जो एटली की घोषणा हुई थी वह 1947 में, याद रखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री थी, है ना, कौन, एटली। उन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को एक ऐतिहासिक घोषणा कर दिया और कहा कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों की सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। मतलब इटली ने घोषणा कर दिया कि 20 फरवरी 1900 कह सकते हैं अंग्रेज क्या करेंगे, ये जो घोषणा हुई थी वो 20 फरवरी 1947 को घोषणा की गई और कहा कि अंग्रेज जो हैं वो जून 1948 से पहले ही ये जो जितना भी उत्तरदायी है वो लोगों को सौंप देंगे और भारत को छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये घोषणा आपको जरूर याद रखना है। अगला आती है घोषणा माउंटबेटन योजना और स्वतंत्रता की प्राप्ति। 22 मार्च 1947 को भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि आपके भारत आए। ये क्वेश्चन बनेगा कि अंतिम वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि 22 मार्च 1947 को भारत आए। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा एक योजना की घोषणा की गई जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। कब, तो आपके 3 जून 1947। यहाँ पर देखा जाए माउंटबेटन योजना वास्तव में भारत विभाजन की योजना थी। इसमें उस प्रक्रिया का उल्लेख था जिसके अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित की जानी थी। इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा गया है। तो याद रखिएगा माउंटबेटन योजना को बाल्कन प्लान भी यहाँ पर कहा गया है, याद रखिएगा। और अगला पॉइंट दिया गया है कि कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने 12 जून 1947 को, कांग्रेस महासमिति ने 15 जून 1947 को दिल्ली में हुई बैठक में माउंटबेटन योजना की क्या कर दिया, पुष्टि कर दिया। तो इस बात को याद रखना है कि जो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति थी 12 जून 1947 को, ठीक है, तथा कांग्रेस महासमिति ने 15 जून 1947 को दिल्ली में हुई बैठक में माउंटबेटन योजना की पुष्टि किया। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। कब पारित किया था, 18 जुलाई 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। और इस अधिनियम द्वारा क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया। कब हो गया, 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात के समय भारत क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। भारतीय स्वतंत्रता के समय लेबर पार्टी के ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेंट एटली थे, याद रखें। 14 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के क्या बने, आपकी प्रधानमंत्री बनाया गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान एक नए आपके देश के रूप में आपके आए। तो ये आपकी घटना यहाँ से हुई। बाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो आपके अधिवेशन हुए, है ना, इनकी घटना हम आपको अलग से एक अलग वीडियो बनाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये भी आपकी घटनाएं होती हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में।
तो वो आपको अलग से पढ़ाएंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा लगा। वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी इसी प्रकार से आपको थ्योरी की क्लासें मिलेंगी और थ्योरी जैसे ही आपकी होगी कंप्लीट, वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व करने का आपको मिलेगा, है ना। तो चैनल में अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।